जनता खबर में आपका स्वागत है। आज हम सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जी, जो जनता दल विधानमंडल दल के नेता रहे और देवरिया से विधायक रहे। और आपके बारे में ये रहा कि जब आप बोलते थे तो पूरा सदन बिल्कुल शांत भाव से जो है आपकी बातों को, आपके विचारों को सुना करता था। उसकी चर्चाएं आज तक भी जो है लोगों में हैं कि सुभाष लाल श्रीवास्तव जी जैसा बोलते थे जिस प्रकार से, उस प्रकार से अब तक कोई माननीय सदस्य नहीं आए हैं इस प्रकार से। और वो बड़ा डिबेट में चर्चा लेना और सब कराना, तो आप सब परिचित होंगे माननीय सुभाष लाल श्रीवास्तव जी से। आज हम उनसे जानते समझते हैं भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के बारे में। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की पूर्व संध्या के अवसर पर चूँकि 8 अक्टूबर को जयप्रकाश जी की पुण्यतिथि पड़ती है और 11 अक्टूबर को जयप्रकाश जी की जयंती पड़ती है, तो 11 अक्टूबर को तो कार्यक्रम इको गार्डन में रहेगा और माननीय सुभाष लाल श्रीवास्तव जी मुख्य वक्ता उस कार्यक्रम के रहेंगे। और कल पुण्यतिथि है, तो पुण्यतिथि पर भी कॉफ़ी हाउस में कार्यक्रम रहेगा। लेकिन आज उनकी पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर आपके विचारों को जानते समझते हैं। आपका स्वागत है जनता खबर में। बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि हमारे जनता खबर के दर्शकों को जयप्रकाश जी के बारे में, चूँकि आप उस आंदोलन से जुड़े रहे, उस विधा से जुड़े रहे, उस धारा से जुड़े रहे, तो वो संदेश लोगों तक जाए, जयप्रकाश जी को जाने, उस समय का जो माहौल था। तो आप कब से जुड़े इसमें जो है कि बचपन से, विद्यार्थी जीवन से क्या? जी मैं कुछ कहूँ इसके जी पूर्व। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी जी और आपके दर्शकों को सादर अभिवादन। उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी और जहाँ तक आपका प्रश्न है कि मैं कब से जुड़ा, जी तो 1974 के संपूर्ण क्रांति का जो लोकनायक जयप्रकाश जी का जो आंदोलन था, जी जिसमें संपूर्ण देश के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, उनमें पढ़ने वाली जो विद्यार्थी थे, जी वो मुख्यतः वो आंदोलन विद्यार्थियों का ही था, नौजवानों का ही था, जी जिसका नेतृत्व लोकनायक जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। जी तो हम लोगों का जुड़ाव जी 74 के उस संपूर्ण क्रांति के आंदोलन के दौरान हुआ। जी और ये आप इस बात को जानते हैं कि इसकी शुरुआत जी गुजरात में नव निर्माण समिति के जरिए जो विद्यार्थियों का आंदोलन गुजरात में शुरू हुआ था, जी उस समय जीवन के उत्तरार्ध में जयप्रकाश जी वहाँ गए और अपने आप को रोक नहीं पाए और विद्यार्थियों के बीच में गए गुजरात में। और उसके पूर्व उन्होंने यूथ फॉर डेमोक्रेसी करके एक संगठन बनाया था और वहाँ गुजरात के नौजवानों को उन्होंने उस आंदोलन में जाके उनका उत्साहवर्धन किया और उस मुद्दे को उन्होंने पूरे देश में फैलाया, क्योंकि वो जो विद्यार्थियों का आंदोलन था वो गुजरात के विश्वविद्यालय के एक हॉस्टल में, जब चिमन भाई पटेल वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो विश्वविद्यालय के मेस में थाली पीछे कुछ मूल्य में वृद्धि हुई। उस वृद्धि को लेके गुजरात के विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आंदोलित थे और जयप्रकाश जी वहाँ गए और उस आंदोलन को इन्होंने संपूर्ण देश में विस्तार दिया। महंगाई के खिलाफ, व्यभिचार के खिलाफ, चुनाव में सुधार के सवाल को लेके, और उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया पूरे देश में, जिसमें पूरे देश के नौजवान विद्यार्थी उनके क़यादत में, उनके नेतृत्व में संगठित हुए और एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश के भीतर जो आया, आप सभी जानते हैं, वो लोकनायक जी के अगुवाई के चलते आया। और पहली बार इस देश में केंद्र में एक गैर कांग्रेसी सरकार आई और मोरारजी भाई देसाई इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ। लेकिन जयप्रकाश जी का संपूर्ण क्रांति के दौरान केवल सत्ता परिवर्तन ये उनका लक्ष्य नहीं था।
उनका वो जो संपूर्ण क्रांति कहते थे, जी, तो उन्होंने खुद इसको कहा, जी, कई बार उन्होंने कहा भी कि हमारी संपूर्ण क्रांति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति है। और 7 क्रांतियों की व्याख्या जयप्रकाश जी भी करते थे कि 7 तरह की क्रांतियाँ हमारे संपूर्ण क्रांति में हैं। उन्होंने कहा कि ये जो समग्र क्षेत्रों में, संपूर्ण क्षेत्रों में जो गिरावट आई है, इन चुनौतियों का मुकाबला इन क्रांतियों के ज़रिए होगा। इसीलिए संपूर्ण क्रांति उन्होंने कहा। जी, तो ये राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक 7 तरह की क्रांतियों को लेके वो संपूर्ण क्रांति। आज की तारीख में जो संपूर्ण क्रांति का जो उनका सपना था, वो सपना अभी अधूरा है। जी, और संयोग से उनके सपनों और उनके प्रयास से जो जनता पार्टी बनी, हुँ, और जनता पार्टी की पहली सरकार जो बनी, मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बने, तो जो उनका, चाहे वो राइट टू रिकॉल का मामला हो, क्योंकि उनका निरंतर महात्मा गांधी की लोक सत्ता के प्रवाह को आगे बढ़ाना, उसके प्रति उनकी जी, प्रतिबद्धता थी। जी, और वो संपूर्ण क्रांति की दिशा में वो चीज़ें उनके निधन के बाद रुक गया। जी, और आज भी अ, जिस तरह का वो संपूर्ण क्रांति के ज़रिए जिस तरह की राजकीय व्यवस्था चाहते थे, जिस तरह के समाज की संरचना चाहते थे, जिसमें किसी तरह का शोषण ना हो, समतामूलक समाज की संरचना के पीछे जो उनकी अपनी सोच जो उनकी थी, जी, अभी वो जस के तस है, वो अधूरा है। और इस देश के नौजवानों को उस पर गंभीरता से विचार करके, क्योंकि अ, जो शोषण विहीन समतामूलक समाज की जो संरचना की जो कल्पना उनकी थी संपूर्ण क्रांति के जरिए, जी। उसे पूरा करने के लिए आज का नौजवान फिर से उस दिशा में उसको गंभीरता से सोचना चाहिए। और जयप्रकाश जी के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। तो उस समय जो जयप्रकाश जी के आज की क्या लग रहा है कि आज क्या अंतर जो जयप्रकाश जी के समय में चुनौतियाँ थीं वही चुनौतियाँ आज भी बनी हुई हैं या इसमें कुछ अंतर लग रहा आपको? वही वही चुनौतियां हैं, जी, तमाम चुनौतियां और विकराल हुई हैं। जी, इसीलिए मेरा ये कहना है कि जयप्रकाश जी आज की तारीख में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जी, जितना 70 के दशक में थे। जी, और उनके विचार और भी प्रासंगिक हैं, जी, उनका रेलेवेंस और भी बढ़ा है। इसलिए मेरे जैसे आदमी का ये मानना है कि इस देश में आज भी टोटल रिवॉल्यूशन जी, की पूरी होना आवश्यकता है। चाहिए। जी, और इस देश में फिर से जी, एक संपूर्ण क्रांति जो टोटल रिवॉल्यूशन हो, सभी क्षेत्रों में रिवॉल्यूशन हो, शिक्षा के क्षेत्र में, जी, राजकीय क्षेत्र में। क्योंकि जयप्रकाश जी जो सबसे ज़्यादा जोर देते थे चुनाव को सस्ता करने का, जी, उनकी सबसे बड़ी जो लोक पक्ष पर उनका जो सबसे बड़ा आग्रह था जी, कि जो लोकतंत्र में लोक निरंतर शक्तिशाली होना चाहिए, जी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो सत्ता विकेंद्रित हो, वो नीचे की इकाइयों तक सत्ता आए। तो जी, आज पूरी तरह से सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है। और संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं। और एक तरह से जो लोकशाही की उनकी कल्पना थी, लोकतंत्र की जी, उनकी कल्पना जी, थी, वो कल्पना उसके सामने और गंभीर चुनौती पैदा हुई आज की तारीख में। जी। आज कहा जाता है कि जो पक्ष में हो या विपक्ष में हो गाहे बगाहे जेपी मूवमेंट से ही निकले हुए लोग हैं वो चाहे सत्ता में बैठे हुए सत्तासीन पार्टी प्रमुख पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हों अमित शाह हों नरेंद्र मोदी हो सब लोग कहीं न कहीं जेपी मूवमेंट से जुड़े रहे और जो लालू यादव हों रामविलास पासवान हों नीतीश कुमार जी हों मुलायम सिंह यादव हालांकि अब ये रामविलास पासवान जी नहीं हैं मुलायम सिंह यादव जी नहीं हैं शरद यादव जी नहीं हैं लेकिन तमाम पक्ष विपक्ष आज का जो जो पार्टियां खास तौर से विपक्ष में हैं वो भी जेपी मूवमेंट्स के ही इर्द गिर्द से निकली हुई हैं और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो भी जेपी मूवमेंट की ही उपज माने जाते हैं तो लेकिन जेपी की विचारों को लेकर के नहीं चल रहे हैं सत्ता पक्ष विपक्ष इस पर आपका क्या क्या सोचना है? ये बहुत ही दुखदाई है जी, कि हम अपने जिन राजनीतिक इष्टों का नाम लेते हैं, हम जी, जिन अपने राजनीतिक आदर्शों का, महापुरुषों का नाम लेते हैं, जी, तो हम उनका नाम लेते हैं इसीलिए उनकी उनको सच्ची श्रद्धांजलि नहीं हुई। जी, हम
उनके बताए रास्तों पर हम चलें, उनके विचारों को अपने आचरण में उतारें जी, और जो उनका सपना था, उस सपने को ज़मीन पर आकार देने का काम करें। ये उन महापुरुषों के प्रति सच्ची हमारी श्रद्धांजलि होगी। तो कहीं न कहीं वचन और कर्म में जो बड़ा भारी फासला है, जी, ये अत्यंत दुखदाई है। जी, और अगर हमारी प्रतिबद्धता जयप्रकाश जी के विचारों के प्रति है, जी, तो जयप्रकाश जी के विचारों को अमली जामा देने का काम हमको ईमानदारी से करना चाहिए। जी, जी। ये जिस समय आप आपातकाल का जो वो परिदृश्य रहा, तो उस आपातकाल के भी परिदृश्य में आपका कोई कुछ कैसा क्या रूप रहता था? यानी 74 से 77 के आंदोलन के बीच में आपकी गतिविधियाँ कैसी क्या रहती थी? आपातकाल में निरंतर हम लोग जयप्रकाश नारायण द्वारा जी, दिए गए समूचे कार्यक्रमों में दिन रात हम लोग लगे रहते थे। जी, और चाहे वो अ, अम, एक जयप्रकाश जी का कार्यक्रम था, जनता अदालत लगाते थे और हम लोग कचहरियों में जी, मजिस्ट्रेट के आसन पर बैठ के जी, जनता सुनवाई करते थे, जनता की अदालतें, और उसमें खैर हम लोगों की अपनी गिरफ्तारी भी हुई वो, जी। लेकिन तमाम तरह के कार्यक्रम हुँ, जिसमें सबसे ज़्यादा संपूर्ण क्रांति के उस आंदोलन में किसान की भागीदारी हो, मजदूरों की भागीदारी हो, जी, अगुवाई तो नौजवानों की थी, जी, लेकिन भागीदारी समाज के विभिन्न क्षेत्रों की होती थी। तो निरंतर हम लोग उन कार्यक्रमों में लगे रहे, जिसकी वजह से लंबी अ, अ, वो जेल यातना सहनी पड़ी। जी, और अ, लेकिन जी। लेकिन अ, आपातकाल हुँ, अ, इस देश में एक ऐसी दुखदाई घटना, जी, जब जब इस देश के लोकतंत्र का गला दबाने का काम उस समय की सरकार ने किया, जी, जी, तो मेरा ये मानना है कि जी, जयप्रकाश जी जी, उन लोगों में से, जी, जी, उन नायकों में से एक अद्भुत नायक हैं, जी, जिनको भारत के इतिहास में कई जी, परिवर्तनों का, कई क्रांतियों का जी, नायकत्व जी, उन्हें मिला, जी, उन्हें जी, नेतृत्व करने का मौका मिला। मौका जी, जी, कई आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि स्वाधीनता संग्राम का जो निर्णायक संग्राम था सन 1942 का, जी, जी, उसमें महात्मा गांधी समेत कांग्रेस के समूचे सशस्त्र लोग गिरफ्तार हो गए थे। जी, जी, और 42 के उस आंदोलन में। आंदोलन जी, आंदोलन की अगुवाई जी, जयप्रकाश नारायण ने किया, डॉक्टर राम जी, मनोहर लोहिया ने किया, जी, अच्युत पटवर्धन ने किया, जी, और अरुणा आसफ अली ने किया। जी, मतलब एक तरह से यदि आप देखें, जी, तो 42 का आंदोलन गांधी जी के और कांग्रेस के समूचे नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जी, जो समाजवादी नेतृत्व था, जी, उन समाजवादी नेताओं में मतलब सबसे बड़े 42 के अगर सबसे बड़े नायक थे, तो जयप्रकाश जी थे। जी, और उसके बाद, स्वाधीनता के बाद, जब लोकशाही खतरे में पड़ी, जब इंदिरा जी ने इस देश में आपातकाल लगा के लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए, प्रेस पर पाबंदी लगा दी, अदालतों पर पाबंदी लगा दी, जी, उस दौर में 74 के ही आंदोलन का परिणाम ये रहा और जयप्रकाश जी के नेतृत्व का परिणाम ये रहा जी, जी, कि पुनः जी, लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करने का भी श्रेय जयप्रकाश जी को जाता है। जयप्रकाश जी को, जी, तो जी, स्वाधीनता संग्राम का जो निर्णायक संग्राम था, जी, वो जयप्रकाश जी के नेतृत्व में लड़ा गया। जी, और इस देश में जब आज़ादी खतरे में पड़ी, जब लोकशाही खतरे में पड़ी, तो उस लोकतंत्र के पुनर्स्थापना का भी आंदोलन और ये नायकत्व भी जी, और ये नेतृत्व भी जयप्रकाश जी को, और संपूर्ण दुनिया के राजनीतिक इतिहास में शायद किसी क्रांतिकारी को ये मौका मिला हो जो दो दो इनकलाब का नेतृत्व किया हो, जी। ये जयप्रकाश हाँ, नारायण हाँ, ने। जी, जी, और आप एक तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मामला है वो ये है हुँ, कि सन 1952 के चुनाव के बाद, जी, जब जयप्रकाश जी अ, अ, जब उनको उनके अपेक्षा के मुताबिक जब चुनाव के परिणाम नहीं आए, जी, जयप्रकाश जी संन्यास की तरफ चले गए, सक्रिय राजनीति छोड़ के भूदान की तरफ चले गए। जी, और विनोबा जी के नेतृत्व में इस देश में एक अभिनव जो प्रयोग हो रहा था जी,
कि जो अतिरिक्त भूमि है, जो ज़रूरत से ज़्यादा कुछ लोगों के पास ज़मीन है, उनको राज़ी करके उनकी सहमति से उन ज़मीनों को भूमिहीनों में बाँटना, ये भूदान का काम, ग्राम दान का काम, एक बहुत बड़ा काम इस देश में, एक बहुत बड़ा सामाजिक और आध्यात्मिक आंदोलन जी, की भी अगुवाई जयप्रकाश नारायण ने किया। जी। ये दुनिया में जितने राजनैतिक नायक हुए हैं, उसमें से लोकनायक जयप्रकाश नारायण अद्भुत व्यक्ति हैं, जो इतने परिवर्तनों के नायक जिनको इतिहास ने इतना मौका दिया। तो अब जो स्थिति चल रही है, तो इसमें जो है इस समय जो एक जैसे बिहार में ख़ास तौर से कुछ अन्य प्रांतों में भी हुआ, अति पिछड़ा और अति दलित को जो एक बनाया गया, तो इसको में भी कुछ आपको लगता है कि जयप्रकाश जी की विचारधारा सार्थक हो रही है? देखिए, जी, लोकनायक तो जी से कई बार जयप्रकाश जी से लोगों ने पूछा भी, जी, संपूर्ण क्रांति के बारे में उनका ये कहना था, ये कहना भी था जी, कि इस तरह की हम राजकीय व्यवस्था चाहते हैं जिसमें जी, समाज में मर्यादा के साथ, सुख और शांति के साथ, जी, सुख और शांति के साथ आदमी अपना जीवन यापन कर पाए जी, और हर आदमी के हाथों को काम मिले जी, और जिस आदमी को ज़रूरत के मुताबिक उन्हें संसाधन उपलब्ध हो और सम्मानजनक जीवन जीने की अ, अ, व्यवस्था हो इस देश के भीतर। इसके लिए निरंतर उनका ये कहना था कि हमारी सोच महात्मा महात्मा गांधी जी के जो अंत्योदय की सोच थी, जी, जी, मतलब कतार में खड़ा हुआ जो अंतिम आदमी है, जी, जब तक उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं आता, उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता, जी, तो जयप्रकाश जी का ये कहना था कि तब तक इस देश में कोई विकास की बात नहीं मानी जा सकती। जी, तो जयप्रकाश जी निरंतर इस बात को कहते थे कि जो अंतिम व्यक्ति है, जो वंचित आदमी है, वो हम उनको शासन के सत्ता के भी शीर्ष पद पर हम देखना चाहते हैं। ये जी, जयप्रकाश नारायण जी, ये कहते थे जी, कि जो डाउन ट्रॉडन है, जो वंचित है, जो अब तक शोषित है, जब तक वो शीर्ष पदों पर न जाए, जी, तब तक इस देश में जो गांधी जी के सुराज का और गांधी जी के आज़ादी का जो सपना है वो पूरा नहीं माना जा जी, सकता। और वो निरंतर गांधी जी के विचारों को ही आगे बढ़ाने का काम उन्होंने जयप्रकाश जी ने जीवन भर उन्होंने किया। ये सर, जैसे अंत्योदय का सवाल उठता है, सर्वोदय का उठता है, और जो आपने भूदान आंदोलन का बताया, तो इसमें क्या लगता है कि जयप्रकाश जी के प्रयासों से यह कितना सफल हो पाया है? बहुत सफल हो पाया, जी, लेकिन जी, वो 74 के आंदोलन में जयप्रकाश जी ने इस बात को समझा कि जी, बगैर राजकीय व्यवस्था में बदले, बगैर राजनीतिक बदलाव लाए, जी, ये विभिन्न क्षेत्रों में हम इन कामों को नहीं कर सकते। जी, और इसीलिए फिर वो जीवन के उत्तरार्ध में जी, 72 वर्ष की अवस्था में सन 1974 के उस आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया पूरे देश में, जी, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो काम वो भूदान के जरिए कर रहे थे, तो उनका जो अंतिम जिस तरीके से जो लक्ष्य उनका था, जिस जी, तरीके का समाज बनाना था, उसमें राजनीतिक परिवर्तन के बगैर वो चीज़ें नहीं हो सकती संभव थी। नहीं था। जी, इसीलिए वो फिर से 74 के उस क्रांति में अपने आप को रोक नहीं पाया। उन्होंने जी, इस देश का नेतृत्व किया। जी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या लग रहा है कि ये जैसे बिहार सरकार ने जो एक जाति सर्वे कराया, तो चूंकि जयप्रकाश जी के मूवमेंट से निकले हुए दोनों लोग हैं, चाहे वो लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो, तो उसमें भी क्या इस पूरी प्रक्रिया में कहीं आप देख रहे हैं कि जयप्रकाश जी की छवि हो या जयप्रकाश जी से मेल खाती हुई प्रक्रिया चल रही हो, कुछ ऐसा जयप्रकाश जी का भी क्या प्रभाव उस पर कुछ दिख रहा है, ये जाति सर्वे जो हो रहा है, जो हुआ है? जी, या इसका दूरगामी कोई परिणाम निकल सके, ऐसा देखिए, कुछ? जी, हम लोग चाहे वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों की बात करने वाले लोग हों, जी, जो समता मूलक शोषण विहीन समाज की कल्पना करते थे, जी, क्योंकि समाजवाद तो बगैर समृद्धि और समता के, समता और समृद्धि जी, ये दोनों जुड़वा है। जी, मतलब समाजवाद केवल विपन्नता की बंटवारे का नाम नहीं है। जी, समाजवाद समृद्धि और समता का नाम है।
तो ये दोनों जो महापुरुष चाहे वो लोहिया जी हों, जयप्रकाश नारायण हों, तो लोहिया जी जो कहते थे कि पिछड़े पावे 100 में 60, लेकिन लोहिया जी ने किसी के प्रति घृणा और प्रतिक्रिया वाली राजनीति की बात नहीं उन्होंने की। इसलिए आपने देखा होगा कि समाज परिवर्तन के लिए उन्होंने समाज में जो सभी तरह के लोग थे, मतलब जो अगड़े लोग थे, अगड़े लोगों को भी पिछड़ों के हक के लिए, जब लोहिया जी ने कहा कि आप खाद बनिए पिछड़ों के लिए, ताकि इस देश में इस तरह का समाज बने कि सबको सामाजिक न्याय मिले, तो जयप्रकाश जी भी सामाजिक न्याय के पक्षधर थे, डॉक्टर लोहिया भी सामाजिक न्याय के पक्षधर थे। और हम आज की भी तारीख में इस बात को मानते हैं कि संपूर्ण देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, और जातीय जनगणना से ये बात स्पष्ट हो सकती है कि इससे सरकार को मदद मिल सकती है कि जो वंचित लोग हैं, वंचित लोगों तक सामाजिक इंसाफ पहुंच सके, सामाजिक न्याय पहुंच सके। जी जी। ये एक दो और जो है बातें आपसे समझना चाहेंगे। ये महिला आरक्षण जो अभी लाया गया है, तो इसमें महिलाओं के प्रति जयप्रकाश जी की क्या जो है विचारधारा थी? एक तो मेरा ये कहना है कि ये जो आनन फानन में विशेष संसद का विशेष सत्र बुला के जो महिला आरक्षण पारित किया गया, अभी यही महिला आरक्षण आसमान में लटका हुआ है जी। उसका जैसे महिला आरक्षण के प्रति अगर वर्तमान सरकार जितना उतावलापन दिखा के उस आरक्षण को विशेष सत्र से पारित कराई, तो कौन उन्हें रोकने जा रहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आप उसको धरती पर ना उतारें, आप उसको अमल में ना उतारें? तो आपने उसके साथ जो शर्तें लगा दी कि फिर से हम जनगणना कराएंगे और उसके बाद डिलिमिटेशन इस देश के भीतर होगा। आप सभी जानते हैं कि समाज में तकरीबन आधी आबादी पुरुष और स्त्री की है, तो कौन सा सर्वे आप कराएंगे स्त्री के लिए अलग से कि आपने पाबंदियों को लगा के उसे टाल दिया? दूसरी बात यह है कि सचमुच सही अर्थों में महिला आरक्षण में सबकी भागीदारी तभी होगी जब आपको उसमें ओबीसी, मतलब उस महिला आरक्षण में कोटा विद इन कोटा जब आप व्यवस्था करेंगे तभी सबकी भागीदारी हो सकती है, तभी उसका सही अर्थों में जो खेत खलिहान गिट्टी मिट्टी तोड़ने वाले लोग हैं उन परिवारों की महिलाएं वहाँ विधायी कार्यों में अपनी भागीदारी देने के लिए आ सकती हैं। एक अंत में जो है एक जिज्ञासा है अपने जनता खबर के दर्शकों के लिए से साझा करते हुए कि वर्तमान परिवेश जो है जिसमें एक तरफ जॉर्ज फर्नांडीज जी भी नहीं रहे, शरद यादव जी भी नहीं रहे, आप तो शरद यादव जी के साथ में बिल्कुल कंधा से कंधा मिला करके काम किए पूरे देश भर में, तो ये एक जो जयप्रकाश जी की विरासत के लोग हैं, उनकी विचारधारा के लोग हैं, तो क्या लगता है कि कोई संभावना ऐसी बन सकती है या कुछ बन रही है कि जो जयप्रकाश जी की विचारधारा के लोग हैं वो और पैनेपन के साथ जो है जनता के बीच भविष्य में आने वाले हों, या जयप्रकाश जी की विचारधारा को लेकर के कुछ ऐसा कोई सोच बन रही हो देश में कि फिर से जो है जेपी मूवमेंट को रिवाइव किया जाए, सर्वाइव किया जाए, या संपूर्ण क्रांति को फिर से दीर्घजीवी पुनर्जीवी बनाया जाए? क्या कुछ ऐसी हलचल देश प्रदेश में चल रही है कुछ ऐसा, क्योंकि आप तमाम समाजवादियों के संपर्क में हैं, जेपी वादियों के संपर्क में? जी, तड़प तो सबके भीतर है जी। फिर से इस जो समाजवादी विचारधारा के सही अर्थों में जो वाहक लोग हैं जी, जो विभिन्न क्षेत्रों में हैं जी जी, तो वो वर्तमान परिस्थिति से संतुष्ट नहीं हैं जी। परिवर्तन की तड़प तो सबके भीतर है जी, सब इस बात को जानते हैं, लेकिन जी, सवाल ये है कि सार्थक तरीके से इस दिशा में कोई पहल अभी नहीं हो रहा है। जी, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये होना चाहिए जी, क्योंकि इस देश को वैकल्पिक राजनीति देने की क्षमता गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के विचारों के जो अनुयायी हैं वही इस देश को एक वैकल्पिक राजनीति की व्यवस्था दे सकते हैं जिससे इस देश में फिर से खुशहाली आ सकती है। जी जी। तो बहुत अच्छा रहा, आपने जनता खबर को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं आप सभी दर्शकों से भी अनुरोध करूंगा कि आप सब देखते रहिए। आज जैसे माननीय सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जी का मार्गदर्शन मिला हुआ जयप्रकाश जी के बारे में, भविष्य में भी जनता खबर को मिलता रहेगा। और आप सभी
11 अक्टूबर को इको गार्डन लखनऊ पहुँचे और सुभाष लाल श्रीवास्तव जी के विचारों को सुने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद। चलिए।